हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का ये आपका तीसरा क्लास है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह है आपका लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस पूरे सीरीज के दौरान हम लोग मैथमेटिक्स के उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले उसके थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद केवल उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो वर्ष 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया होगा। तो आइए इस कड़ी में हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो नया टॉपिक है वह है आपका लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा। जब भी लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो इक्वेशन आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह पहला इक्वेशन है और यह आपका दूसरा इक्वेशन है। हमेशा दो इक्वेशन मिलेगा। अब दो इक्वेशन दे करके या तो आपसे हलों का संख्या पूछा जाएगा या फिर हलों का संख्या दे करके आपसे p का मान या k का मान पूछा जाएगा। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। या तो आपसे हलों का संख्या पूछा जाएगा कि इन इक्वेशन का कुल कितना हल होगा, कुल कितना सॉल्यूशन होगा, या फिर हलों का संख्या दे करके आपसे k का मान पूछा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हलों का संख्या दे दिया है कि कोई हल संभव नहीं है, मतलब इसका हल 0 है, तब k का मान क्या होगा। ठीक है, समझते हैं हलों का संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा आपको दो इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा ना वह आपका a1 का मान होता है। इसको पहले यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, तो a1 का मान कितना है इस इक्वेशन में 14। जो y के गुना में होगा वह आपका b1 का मान चिन्हों के साथ, तो b1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट होगा वो आपका c1 का मान, मतलब जिसके साथ x y नहीं लगा होगा वह कांस्टेंट होगा। तो जो c1 है उसका वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है 5 है। ठीक है, पहले इक्वेशन में a b c के मान में हम लोग 1 2 3 लगाएंगे। a1 यानी पहले इक्वेशन में a का मान, पहले इक्वेशन में b का मान, पहले इक्वेशन में c का मान। अब चलिए दूसरे इक्वेशन में जो a का मान होगा उसको a2 से दर्शाएंगे। तो x के गुना में देखिए कौन है 21, तो a2 का वैल्यू आपका कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, आगे चलिए b2 का वैल्यू निकालिए। जो y के गुना में होगा वही तो b2 का मान होगा, तो y के गुना में क्या है -k, तो b2 का मान आपका -k हो जाएगा। देख लीजिए जो y के गुना में होगा वही b2 का मान होगा। और c2 का मान कौन होगा, जो आपका कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट क्या बचा -7, तो c2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे निकालेंगे। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, देख लीजिए जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, जो y के गुना में होगा वह b1 का मान, और जो कांस्टेंट होगा यानी जिसके साथ x y नहीं लगा होगा वह कांस्टेंट कहलाएगा, तो वह आपका c का मान होगा। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2 का मान, जो y के गुना में होगा वह b2 का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c2 का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को आप देख करके पहचान जाइएगा। अब आगे देखिए, दो चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे सामने आया है। जब भी इक्वेशन की बात होती है ना तो वहाँ पे दो चीज़ सामने आता है, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। इन दो शब्द का प्रयोग हम बार बार करेंगे, इसलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल देख लीजिए, वेरिएबल का हिंदी होता है चर और कांस्टेंट का हिंदी होता है अचर। वेरिएबल मैथमेटिक्स में जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, जैसे a है b है x y z, इसका जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं यह आपका वेरिएबल कहलाता है। जिसका मान चेंज होता जाए वह वेरिएबल होता है। x का मान बदलते रहता है, कभी 5 कभी 10 कभी 20, है ना। ABCD का जब भी हम लोग मैथ में उपयोग करते हैं तो उसका मान चेंज होते रहता है, तो यह आपका वेरिएबल हो गया। लेकिन जिसका मान चेंज नहीं होता है वह अचर कहलाता है। जैसे जो भी अंक है, जो भी संख्या, जैसे 0 1 2 3 √5 √6, कोई भी जो संख्या है वो आपका कहलाता है कांस्टेंट। ठीक है, ABCD को हम लोग क्या बोलेंगे, ABCD A से लेकर के Z तक के किसी भी अल्फ़ाबेट का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो वह आपका वेरिएबल कहलाएगा, और साथ में जो अंक होता है वह आपका कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए तो a1
B1 C1 A2 B2 C2 सभी का मान आप निकाल लिए हैं। अच्छा देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन बोलते किसको हैं? जिस इक्वेशन का अधिकतम पावर 1 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, चलिए इसमें अधिकतम पावर देखिए, x का देख लीजिए अधिकतम पावर कितना है 1, y का देखिए अधिकतम पावर कितना है 1, दूसरे में चल के देखिए x का अधिकतम पावर कितना है 1। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग उसी को बोलते हैं जिस इक्वेशन का अधिकतम पावर 1 होता है। और इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, अगर इस दोनों को हम लोग प्लस माइनस या किसी भी मैथमेटिकल सिंबल से व्यक्त कर देंगे तो यह आपका व्यंजक कहलाएगा, यानी कि एक्सप्रेशन। तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, लेकिन इसको हम लोग प्लस के साथ व्यक्त किए तो यह अब एक व्यंजक बन गया, यानी कि एक्सप्रेशन। और जैसे ही किसी व्यंजक के बराबर में कोई भी वैल्यू आ जाए, 0 आ जाए, x 0 आ जाए, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, बराबर का चिन्ह आ गया, वैसे यह बन गया इक्वेशन। और जैसे ही इक्वेशन बनेगा तो बराबर के इस तरफ वाले को LHS और इस तरफ वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन का मतलब निश्चित रूप से आपको बराबर का चिन्ह मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह है, इधर भी क्या है? बराबर का चिन्ह है। ओके, अब चलते हैं हम लोग काम के डाटा को देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में हमें क्या क्या समझना है। अब हलों की संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे? ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक ही चीज़ आपको समझना है, इससे लीनियर इक्वेशन का सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमें क्या समझना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हलों की संख्या। ठीक है, हमें क्या जानना है? हलों की संख्या। अगर इक्वेशन दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि इन इक्वेशन के हलों का संख्या कितना होगा? ठीक है, बस इसी चीज़ को आपको समझना है और यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब समझिएगा, अगर A1 बट्टा A2, A1 का भी मान पता है, A2 का भी मान पता है, तो अगर A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, अगर A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है, इस केस में इस इक्वेशन का ना केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। केवल एक हल, यानी कि केवल एक हल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, मतलब एक हल। अंग्रेजी में इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, उस केस में जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया होगा उसका केवल एक हल होगा। केवल एक हल होगा, और भाषा अलग अलग प्रयोग करता है। अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल बोले, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं है, मतलब केवल एक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। तो पहला केस समझ में आ चुका है। अगर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, यहाँ से कंपेरिजन कर लेंगे। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है अगर B1 बट्टा B2 के, इसका मतलब इन इक्वेशन का केवल एक हल होगा। दूसरा केस आप समझ लीजिए। दूसरा केस देख लीजिए क्या है। अगर A1 बट्टा A2, ठीक है, अगर A1 बट्टा A2 बराबर तो है B1 बट्टा B2 के, ठीक है, A1 बट्टा A2 बराबर तो है B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के। ठीक है, उस केस में जो इक्वेशन दिया गया होगा ना, उसका कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है, उस केस में इस इक्वेशन का कोई हल संभव नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कोई हल संभव नहीं होगा, कोई समाधान नहीं होगा। कभी कभी समाधान भी लिखता है, कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है, कब? जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 तो है, यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं है। उस केस में जो इक्वेशन दिया जाएगा, जो लीनियर इक्वेशन मिलेगा, उसका कोई भी हल संभव नहीं है। दो केस समझ में आ चुका है। A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है अगर B1 बट्टा B2 के, तब केवल एक हल होगा। लेकिन A1 बट्टा A2 बराबर तो है B1 बट्टा B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, उस केस में कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप डी में यहीं से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया। लगभग सभी क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, उस केस में एक चीज़ तो कन्फर्म है कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होगा। कोई हल संभव नहीं है, उस केस में क्या होगा? A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 होगा। ओके, चलिए, और तीसरा केस और आखिरी क्या है आपका कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ठीक है, बराबर C1 बट्टा C2, यह तीनों आपस में बराबर हो जाए, उस केस में ना जो इक्वेशन होगा उसका अनंत हल होगा।
हलों का संख्या कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत सारे हल होंगे, इतने हल इसके होंगे ना कि हम लोग इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा और जितना बार एक दूसरे को काटता है उतना सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर तीनों आपस में बराबर है उस केस में जो इक्वेशन दिया गया होगा उसके हलों का संख्या क्या होगा, अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन तीनों को आपको बस ध्यान में रखना है और अगर इस तीनों को आप ध्यान में रखते हैं तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और मन ही मन इसको पढ़ लीजिए ताकि अभी का अभी याद हो जाए। अगर a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 देन जो इक्वेशन होगा उसका केवल एक हल होगा। इस तरह से इक्वेशन दिया जाएगा, हम लोग a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे सब और चेक कर लेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है अगर b1 बट्टा b2 के तो कोई केवल एक हल होगा, लेकिन a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, उस केस में कोई हल संभव नहीं होगा। और हमने ऐसा बताया आपको कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर बोला जाए कि कोई हल संभव नहीं है उस केस में यही केस बनता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, और अगर अनंत हल होगा उस केस में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि जब भी आपसे k का मान पूछा जाएगा ना या फिर p का मान पूछा जाएगा तो या तो बोलेगा कि यहाँ जो इक्वेशन है उसका कोई हल नहीं है या फिर बोलेगा अनंत हल है। ठीक है, जब भी k का मान पूछेगा उस केस में पक्का या तो बोलेगा कि जो इक्वेशन है उसका कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है, और दोनों ही केस में क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। ठीक है, इस केस में भी है ना, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों ही केस में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 है। कौन कौन से केस में, जब कोई हल संभव नहीं होगा और जब अनंत हल होगा, दोनों ही केस में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी के पी का मान पूछेगा तो यही दोनों सिचुएशन बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्या बोला है कि यहाँ जो इक्वेशन है इसका कोई हल संभव नहीं है। क्या बोला है, कोई हल संभव नहीं है, तो के का मान क्या होगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि जब भी के का मान पूछेगा तो ज़्यादातर चांस है कि उसमें कंडीशन 2 होगा या फिर कंडीशन 3 होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कोई हल संभव नहीं है, तो कोई हल संभव नहीं है फिर भी क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा। यहाँ पे बोला है कोई हल संभव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह समझे कि a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 के, क्योंकि जब तक a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा तब तक कोई हल संभव है ना, तब तक यह कंडीशन लागू नहीं होगा। तो कोई हल नहीं है, इसका मतलब है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा। अब आप अपना आंसर निकालिए, a1 का मान बोलिए क्या होगा, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग। a1 का मान देखिए क्या होगा, a1 का मान है 14, तो a1 के स्थान पर रखिए 14 बट्टा b1 का मान देखिए क्या है, a1 बट्टा a2 का मान देख लीजिए क्या है 21। a1 के स्थान पर a1 का मान, a2 के स्थान पर a2 का मान, a1 के स्थान पर a1 का मान, a2 के स्थान पर a2 का मान बराबर b1 का मान देखिए कितना है, b1 का मान कितना निकाले थे 8, और बट्टा b2 का मान देख लीजिए कितना है -k। बस इतना ही आपको करना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई हल संभव नहीं है। कोई हल संभव नहीं होता है फिर भी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होता है। अब इसको सोल्व करिए, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 तिया 21, क्रॉस 2 से काटिए 4 को, 2 चौके 8, यहाँ से देखिए क्रॉस में गुना, -k बराबर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, माइनस कभी इसके साथ नहीं रहेगा तो यहाँ से माइनस हटाइए, इधर माइनस लगाइए, तो k का वैल्यू क्या होगा, -12 है ना। हम दोनों तरफ के चिन्ह को तो बदल सकते हैं ना, तो यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या होगा 12, यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, विकल्प बी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला देखिए, यहाँ पे फिर से क्या बोला है कि k का वह मान क्या होगा, फिर से k का मान पूछा है जिससे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं है फिर भी क्या होगा, फिर भी a1 बट्टा a2, कोई हल नहीं है फिर भी क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा, इतना तो होगा। अच्छा देखिए एक चीज़ और होगा, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यह भी होगा, लेकिन हमें इसका उपयोग ही नहीं है, हमें इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो k का मान निकालना है, तो इसी दोनों को बराबर करेंगे तो उससे k का मान निकल जाएगा।
अब आप a1 का मान बताइए क्या होगा, जो पहले इक्वेशन के x के गुना में होगा, तो a1 का मान हो जाएगा 16 बट्टा a2 का मान बोलिए क्या होगा, दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा 12 बराबर b1 का मान बताइए जो y के गुना में होगा पहले इक्वेशन में, तो पहले इक्वेशन में y के गुना में -12 तो -12 हो जाएगा। और b2 का मान निकालिए, b2 क्या होगा, जो दूसरे इक्वेशन में y के गुना में होगा, तो y के गुना में क्या है k, बस k का मान हमें निकाल देना है। ठीक है, सोल्व करिए, काटेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 से काटिए 4 तिया 12, यहाँ पे तो 3 बचेगा, क्रॉस गुना करिए, k का वैल्यू क्या होगा 3 तिया 9, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए, k का वैल्यू आपका -9, यानी विकल्प सी जो है ना वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी k का p का मान पूछे आप सीधे सीधे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 कर सकते हैं। पुनः देख लीजिए क्या है, बोला है कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है इसका कोई समाधान नहीं है, यानी कोई हल नहीं है, तब k का मान क्या होगा। कोई समाधान नहीं है मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 तो होगा ही, तो कर लीजिए। a1 का वैल्यू देखिए क्या होगा 20 तो होगा ना, बट्टा a2 का वैल्यू देखिए क्या होगा 50 होगा, बराबर b1 का वैल्यू देखिए क्या होगा 5 होगा, बट्टा b2 का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा -k होगा। अरे a1 b1 a2 b2 इन सब का मान निकालना तो बहुत ही आसान है ना। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, जो y के गुना में होगा वह b1 का मान, जो कांस्टेंट होगा वह c1 का मान। दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा a1 का मान, y के गुना में होगा a2 का मान, और जो कांस्टेंट होगा वह आपका c2 का मान हो जाएगा। अब चलिए इसको सोल्व करिए, अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस में गुना करिए। ठीक है, एक चीज और, माइनस का चिन्ह कभी नहीं नीचे नहीं रहता है तो इसको ऊपर ले जाइए, बस माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसको कहाँ ले जाएंगे ऊपर, तो नीचे माइनस से प्लस हो जाएगा, यह माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, बस आगे। अब देखिए यहाँ पे 2 के बराबर कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। अब 2 इधर गुना में है, 2 के बराबर -25 होगा ना, माइनस तो चिन्ह लगा रहेगा, -25, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में काटिए 25 को, 12.5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू आपका कितना हो गया 12.5, माइनस का 12.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए कभी इस तरह से लिखा जाए 1 बट्टा -2, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे -1 बट्टा 2, माइनस कभी नीचे नहीं रखता है, उसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ माइनस नीचे था, नीचे से हटा दिए, ऊपर लिख दिए, कैलकुलेशन करने में भी हमें सुविधा मिलेगी, आंसर आपका यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यह जो इक्वेशन है कि जोड़े में हलों की संख्या बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलपी टेक्नीशियन वाले एग्जाम से लिए हैं, क्योंकि कुछ और डिफरेंट चीज़ हम आपको सिखाना चाहते थे। यहाँ पे क्या बताना है, हलों की संख्या क्या होगी, क्या बताना है, हलों की संख्या। आप a1 का मान देखिए कितना है, a1 का मान 1 बट्टा a2 का मान देखिए कितना, a2 का मान 2। आगे बढ़िए, बराबर बाद में हम लोग कर लेंगे। a2 का मान देख लीजिए कितना, a2 का मान 2 बट्टा b2 का मान देख लीजिए कितना 4। आगे चलिए, c1 का मान देखिए कितना है -8 बट्टा c2 का मान देख लीजिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे c1 का मान बराबर से पहले है, यहाँ पे c1 का मान बराबर के बाद है, तो हम इस इक्वेशन जैसे इसको भी लिख सकते हैं, तो 2x + 4y - 16 बराबर 0, इतना तो लिख सकते हैं। बिल्कुल इसके जैसा आपको लिख देना है, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा लिख देना है। या तो इसमें भी -8 को इस तरफ ले आइए, +8 है ना, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, दोनों एक तरह का इक्वेशन दिखेगा। या फिर इसमें भी जो संख्या दिया गया है उसको बराबर के बाएं तरफ लाइए, कोई एक काम कर लेना है आपको। तो इधर a1 का मान 1 ले लिए थे, b1 का मान 2, c1 का मान बराबर से पहले ही ले लिए, तो उसी तरह से यहाँ जो c1 का मान बराबर के बाद में, c2 का मान बराबर के बाद था, उसको पहले ले आए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर संभाल लीजिएगा। तो a1 b1 c1 का मान -8 बट्टा c2 का मान कितना हो जाएगा -16। अच्छा, इन वैल्यूज को गौर से देखिए कि क्या संबंध बनता है। काटे इसको, 2 दूना 4, 1 बट्टा 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस का से 8 दूना 16, कितना हो गया 1 बट्टा 2 हो गया। अब गौर से देखिए क्या बना है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो गया। यही तो हुआ, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो गया। तो जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो, उस केस में इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा।
यही तो आप देखे थे ना कि जब सब आपस में बराबर होगा तो हलों का संख्या कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि हलों का संख्या दे देता कि अनंत हल है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान या तो हम a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 करके निकालते, या फिर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 करके निकालते। किसी भी तरीके से हम निकालते k का मान निकल जाता। बट इस बार k का मान नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, हलों की संख्या। तो हमने बताया ही था कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा हलों की संख्या, या फिर हलों की संख्या दे करके आपसे पूछा जाएगा k का मान। जब भी k का मान पूछा जाएगा एक चीज पक्का होता है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होगा ही। ओके, चलिए यह ऑब्जर्वेशन है हमारा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। यहाँ पे देखिए बोला इसका कोई समाधान नहीं है तो k का मान। देख लीजिए ग्रुप डी के एग्जाम में केवल इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है, कोई समाधान नहीं है फिर भी a1, तो a1 का वैल्यू क्या होगा 20 बट्टा a2, अरे यही a1 होगा ना जो x के गुना में होगा पहले इक्वेशन के। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50। लग रहा है कि सेम क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, है ना, सेम क्वेश्चन कर ही चुके हैं। a2 का मान कितना 50 बराबर b1 का मान कितना 5 बट्टा b2 का मान देख लीजिए क्या है -k है। सोल्व करिए आंसर आपका आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से माइनस नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ले जाइए माइनस आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस में गुना करिएगा, 5 25 -25 बट्टा 2 यानी -12.5। इस क्वेश्चन को हम लोग कर ही चुके थे। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक हल होगा। अच्छा, केवल एक हल कब होता है, केवल एक हल याद करिए, केवल एक हल तभी होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, तभी तो केवल एक हल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। तो a1 का मान बोलिए क्या होगा 2 बट्टा a2 का मान बोलिए क्या होगा 2। आगे चलिए, बराबर नहीं है यही तो हमें करना है। b1 का मान बोलिए क्या होगा 3 बट्टा b2 का मान बोलिए क्या होगा p। अब यह आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2 के। a1 b1 a2 b2 यह आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तभी एक हल होगा ना। चूंकि हमें क्या बताना है कि p के किस मान के लिए इसका केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल कब होगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के। मतलब यह आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो यह आपस में बराबर कब नहीं होगा, p का एक मात्र 3 के लिए। तो p का मान अगर 3 लेते हैं तो देखिए p के जगह जैसे ही आप 3 रखिएगा तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इधर भी एक इधर भी एक, यह बराबर हो जाएगा। बराबर होगा जब a1 बट्टा a2 बराबर हो जाएगा b1 बट्टा b2 के, तब तो इसका केवल एक हल संभव ही नहीं है। मतलब p का मान हम 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि p का मान 3 लेंगे तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p का मान 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 लेने से बराबर हो जाता है, हमें बराबर नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि केवल एक हल चाहिए। p के सभी मान हो सकते हैं, तो सभी मान तो नहीं लेंगे, 3 तो नहीं लेना है ना, सभी मान में तो 3 भी शामिल हो जाएगा, तो 3 नहीं लेंगे। p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी, हाँ देख लीजिए 3 के अतिरिक्त कोई और ले लीजिएगा, उस केस में यह बराबर नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, 3 के अतिरिक्त कोई और लीजिए, 4 लीजिए, तब यह क्या आपस में बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। आगे बोला p का एक मात्र मान 2 लीजिएगा तो 3 बट्टा 2 2 बट्टा 3, क्या केवल एक मात्र मान 2 लेने से हो जाएगा, नहीं, 2 5 6 7 बहुत सारा मान लेना है, केवल 3 नहीं लेना है, तब जाके यह जो है नॉट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब यह केस आपका बन जाएगा। तो हमारा आंसर विकल्प सी बनेगा। बहुत ही सावधानी से आपको अपना आंसर चुनना है, कॉन्सेप्ट वही है जो आप सीखे थे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम रिपीट करना चाहेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए बोला क्या गया था कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक हल होगा। तो केवल एक हल कब बनेगा, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2 के, तभी तो केवल एक हल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए a1 का वैल्यू देखिए, a1 का मान क्या है 2 बट्टा a2 का मान देखिए कितना 2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बट्टा b2, तो b1 का मान देखो कितना 3 और बट्टा b2 का मान देखिए p। अब हमें p का मान ऐसा लेना है जिससे यह दोनों आपस में बराबर ना हो।
तो बोला है p का एकमात्र 3, तो p का मान एकमात्र मान 3 यानी p का मान 3 लेंगे तब तो यह बराबर हो जाएगा 3/3 2/2 1 बराबर हो जाएगा। p के सभी मान के लिए सभी मान कैसे लेंगे, सभी मान में तो 3 भी आ जाता है, तो 3 तो नहीं ले सकते हैं। 3 के अतिरिक्त कोई भी, हाँ 3 के अलावा बाकी कोई लीजिएगा तब यह आपस में बराबर नहीं होगा, यह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। p का एकमात्र मान 2 नहीं, केवल 2 नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा मान है जिससे यह आपस में बराबर नहीं होगा। 2 के अलावा 5 भी रखेंगे, यहाँ 7 भी रखेंगे, फिर भी आपस में बराबर नहीं होगा, तो एकमात्र मान 2 कहना भी गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करने का प्रयास किए हैं। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।